नमस्कार। योग एंड हेल्थ के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। योग की महिमा लगभग सभी दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, रचनाकारों और ग्रंथकारों ने एक स्वर से गाई है। लेकिन जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को योग की श्रेष्ठता बताई है, वह सचमुच अद्वितीय एवं अद्भुत है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्मकांडियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी ही बनो। यहाँ एक बात स्पष्ट करना उचित भी है और अनिवार्य भी कि यहाँ योगी बनने से तात्पर्य अपने कर्तव्यों का त्याग कर अकर्मण्य हो जाना नहीं है। यहाँ हानि लाभ, यश अपयश, सुख दुख आदि में एक समान भाव बनाए रखते हुए अपने कर्मों में रत रहना ही योगी का कर्तव्य है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धो समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि एवं असिद्धि में समान भाव रखना ही योग है। यह समता का भाव इतना आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, अच्छी शुरुआत की आवश्यकता होती है। तो आइए इस श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करें। आरंभ करें योगाभ्यास। और योगाभ्यास की शुरुआत में वार्म अप एक्सरसाइज। आइए आसनों से पूर्व वार्म अप एक्सरसाइज में आज हम करते हैं शवासन। शवासन की स्थिति में ब्रीदिंग करके हम अपनी सजगता को बढ़ाते हैं। पूर्ण सजगता के साथ जब हम आसनों को करते हैं तब हम आसनों के प्रभाव के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ज़्यादा सजगता के साथ उसके प्रभाव को महसूस करने में सक्षम होते हैं। शवासन की स्थिति में हम अपनी श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान देंगे। इसी के साथ कुछ आसन करेंगे जिससे कि हम अपने शरीर की मांसपेशियों को लचीला बनाएंगे और स्वयं को तैयार करेंगे आसनों के अभ्यास के लिए। आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं शवासन की स्थिति में ब्रीदिंग प्रोसेस। इसके लिए सर्वप्रथम शवासन की स्थिति में लेटेंगे। पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। आपके दोनों पैर 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रहेंगे। दोनों हाथ थाई से 6 इंच की दूरी पर। आंखें बंद रहेंगी। सर्वप्रथम 3 बार सामान्य श्वास प्रश्वास लें। सामान्य श्वास भीतर की ओर, बाहर की ओर। श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वास लीजिए, छोड़िए। 3 बार लगातार श्वास प्रश्वास करने के पश्चात गहरा लंबा श्वास भीतर की ओर लेंगे। 3 बार श्वास प्रश्वास प्रारंभ करें। गहरी लंबी श्वास भीतर की ओर लीजिए, छोड़िए। श्वास भीतर, बाहर। श्वास को पुनः लीजिए, छोड़िए। श्वास लीजिए, छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास के पश्चात प्रारंभ करेंगे थोरैसिक ब्रीदिंग। गहरी श्वास भीतर की ओर लेंगे तो आपका लंग्स रीजन बाहर की ओर आएगा। श्वास को छोड़ने के साथ भीतर की ओर जाएगा। पूर्ण सजगता बनाए रखें अपने थोरैसिक रीजन पर। प्रारंभ करें। लगातार लेते रहें, छोड़ें। सामान्य श्वास प्रश्वास। सामान्य गति से श्वासों को चलने दें। किसी प्रकार का
परिवर्तन करने का प्रयास न करें। कुछ देर इसी प्रकार लेटे रहने के पश्चात तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को थाइस के बगल में रखेंगे, दोनों पैरों के पंजे को एक साथ आगे और पीछे की तरफ गति देंगे। शवासन की स्थिति में लगातार कुछ देर रहने के पश्चात इस क्रिया को करने से शरीर की समस्त मांसपेशियों में रक्त का संचार समुचित रूप से होने लगता है और मांसपेशियां लचीली बनती हैं। तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। दाहिने पैर को बाहर की ओर खिंचाव देते हुए 30 डिग्री एंगल तक ऊपर उठाएंगे और नीचे लाएंगे। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। ध्यान रहे पैर को बाहर की ओर खिंचाव देके रखें। 1 से 10 बार तक ऊपर और नीचे गति देने के पश्चात पैर को चेंज करेंगे। बाएं पैर से इस क्रिया को दोहराएं। पैर को बाहर खिंचाव देते हुए ऊपर नीचे गति दें। ध्यान रहे आपका पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटना सीधा रहेगा। 1 से 10 बार तक क्रिया को दोहराने के पश्चात विश्राम करेंगे। शवासन की स्थिति में विश्राम करें, पैरों को फैलाएं, हाथों को थाई से 6 इंच की दूरी में रखें, हथेली आकाश की तरफ। शिथिल करें पैरों की मांसपेशियों को। जब आपको लगे आप तैयार हैं अगली क्रिया के लिए तो पुनः स्थिति लें, पैरों को मिलाएं, हाथों को भी मिलाएं। तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल फैलाएंगे। दाहिने पैर के पंजे को उठाकर बाएं घुटने के पास रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ेंगे और प्रयास करेंगे अपने दाहिने घुटने को जमीन से लगाने का। लगातार इसी क्रिया को दोहराते रहेंगे। पैर चेंज करें, लेग चेंज, दूसरे पैर से। ध्यान रहे जिस साइड आपका घुटना जाएगा उसके विपरीत दिशा में आपकी गर्दन रहेगी। लगातार करते रहें। ध्यान रहे किसी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, झटका न दें, सहज रूप से क्षमतानुसार ही करने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को गति दें, ट्विस्ट हो। एक से 10 बार क्रिया को दोहराने के पश्चात शवासन में विश्राम करेंगे। विश्राम करें। शिथिल करें शरीर, शरीर की समस्त मांसपेशियां ढीली। जब आपको लगे शरीर में उत्पन्न हुआ तनाव, खिंचाव पूर्ण रूप से शांत हो गया है तो सहज स्थिति में आए, करवट लेके बैठ जाएं।
करवट लेके बैठने की स्थिति में आएंगे। आज हर व्यक्ति योग की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसका मुख्य कारण यही है कि वह कहीं ना कहीं अपने शारीरिक और मानसिक रोग से मुक्ति चाहता है। पर जिन लोगों को शारीरिक और मानसिक रोग नहीं है, उन लोगों की ये विचारधारा है कि जब वो किसी व्याधि से ग्रसित है ही नहीं तो वे क्यों योग को करें। परंतु उनका ये मानना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि योग केवल व्याधि मुक्ति ही नहीं करता बल्कि उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायक होता है। इससे व्यक्ति लंबी आयु के साथ साथ बिना बीमारी के जीवन को जीने में सक्षम होता है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि आसनों के अंतर्गत सर्वांग आसन से हम किस प्रकार अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। सर्वांग आसन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सर्व प्लस अंग, अर्थात शरीर के समस्त अंग इस आसन से प्रभावित होते हैं, इसीलिए इस आसन को सर्वांग आसन कहते हैं। इस आसन में हमारे दोनों पैर ऊपर की ओर आकाश की तरफ रहते हैं और हमारे पीठ से लेके ऊपरी भाग तक का हिस्सा जमीन से लगा रहता है। इस आसन से हमारे थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है, जिससे वहां से होने वाले हार्मोन्स का स्राव समुचित रूप से होता है। इसी के साथ साथ जब हम इस आसन से वापस आते हैं तो हमारे एब्डोमिनल रीजन में रक्त का संचार समुचित रूप से होता है। कब्ज, हर्निया और जननेंद्रियों से संबंधित रोग इससे दूर होते हैं। मूत्र संबंधी और वीर्य संबंधित रोगों को दूर करने में ये आसन विशेष रूप से लाभकारी है। इस आसन को 3 से 5 बार तक हम दोहरा सकते हैं, पर ध्यान रहे क्षमता अनुसार ही करने का प्रयास करें। प्रथम बार में एकदम से पूर्ण स्थिति में आने का प्रयास न करें, झटका जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। तो आइए अब हम आपको बताते हैं सर्वांग आसन की विधि कि किस प्रकार आप इस आसन को करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं सर्वांग आसन का अभ्यास। इसके लिए सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में आएंगे। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, कमर सीधी रहेगी। इसी के साथ धीरे से पीठ के बल लेटेंगे और श्वास को भीतर की ओर लेंगे। इसी के साथ साथ दोनों पैरों को एक साथ सबसे पहले 30 डिग्री एंगल में उठाएंगे और उसके बाद 60 डिग्री एंगल में धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाते हुए 90 डिग्री एंगल में थोड़ी देर रुकेंगे। इसी के साथ पैरों को पीछे की ओर ले जाते हुए दोनों हाथों की सहायता से दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे किसी प्रकार का झटका जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। इसी के साथ साथ दोनों हाथों की सहायता से कमर में सपोर्ट देंगे। नज़रें पैर के अंगूठे पे रहेंगी। आप चाहें तो दोनों आँखों को बंद भी कर सकते हैं। इसी प्रकार सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ क्षमता अनुसार इस आसन को होल्ड करें। आइए प्रारंभ करते हैं। दोनों पैर मिले रहेंगे, दोनों हाथ थाई से लगे रहेंगे। आपका शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा। धीरे से श्वास को भीतर की ओर लेते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल तक उठाएंगे। इसके साथ ही 60 डिग्री, 90 डिग्री। धीरे धीरे से दोनों पैरों को सिर के ऊपर की ओर ले जाते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथों की सहायता से कमर को ऊपर उठाएं। ध्यान रखें अपनी कोहनियों को बहुत ज़्यादा न फैलाएं। नजरें दोनों पैरों के अंगूठे में स्थिर रहेंगी। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें और स्थिर रहने का प्रयास करें। क्षमतानुसार रुकने के पश्चात धीरे धीरे विपरीत क्रम में वापस आएंगे। धीरे से दोनों पैरों को सिर के ऊपर की ओर ले जाएं।
कमर को नीचे की ओर लाएं, दोनों हाथ नीचे, धीरे से बटक्स को नीचे लाएं, पुनः 90 डिग्री एंगल की स्थिति में आएं। इसके बाद 60 डिग्री, 30 डिग्री। इसके बाद विश्राम करें शवासन की स्थिति में। शरीर के समस्त अंगों को बिल्कुल ढीला छोड़ें, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। जब आपको लगे आपने पूर्ण विश्राम ले लिया है, इसके बाद पुनः सामान्य अवस्था में आएं। बैठने की स्थिति में आएंगे। इस क्रिया को आप 3 से 5 बार तक दोहरा भी सकते हैं। ध्यान रहे किसी प्रकार की जल्दबाजी और झटका शरीर में न दें, क्षमता अनुसार ही करने का प्रयास करें। जोड़ों में, संधियों में यानी जॉइंट्स में यदि किसी तरह की मूवमेंट करने में कोई पीड़ा है तो यह निश्चित रूप से आर्थराइटिस है। और यह समस्या इतनी जटिल है कि यदि समय पर इसका समुचित इलाज न कराया जाए तो यह व्यक्ति को अपंग, लाचार बना सकता है। यूं तो यह समस्या अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग तरह से होती है तथा अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे किशोरों और युवकों में गाउट की समस्या, प्रौढ़ावस्था में रूमेटॉइड तथा वृद्धावस्था में ऑस्टियोआर्थराइटिस आदि ऐसी समस्या है जिसे वात रोग के नाम से जाना जाता है। योग की भाषा में इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जो हमारे आहार विहार, दिनचर्या में असंतुलन की वजह से जगह बनाती है। योग इस तरह की समस्या को प्राण के अवरोध के रूप में देखता है। यदि प्राण के प्रवाह को बेहतर कर दिया जाए, दूषित प्राण को हटाकर प्राणिक अवरोध को दूर कर दिया जाए तो इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। आइए इस विषय में विस्तार से बात करें। सबसे पहले हम गाउट की बात करें जो किशोरों और युवकों में देखी जाती है। इस उम्र में लोग रोग से लड़ने की प्रबल शक्ति रखते हैं। इस वजह से यह आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन तेज चलने या लंबे चलने, सीढ़ियां चढ़ने के दौरान हल्की पीड़ा और बाद में तीव्र पीड़ा की अनुभूति इस ओर सजग करती है कि कुछ गड़बड़ है। कभी कभी तो किशोरों में मुख्य रूप से घुटने में इतनी तीव्र पीड़ा होती है कि असह्य हो जाती है और तत्काल पेन किलर आदि का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। परंतु बार बार का पेन किलर अपने अन्य दुष्प्रभावों को भी जन्म देता है। इस समस्या की मुख्य वजह प्रोटीन, मुख्य रूप से एनिमल प्रोटीन जैसे मांस मछली का अधिक मात्रा में सेवन, शाक सब्जियों की कमी, खट्टी एवं मसालेदार चीजों का प्रयोग तथा असंयमित दिनचर्या जैसे दिन में सोना, रात में जगना आदि है। इन सभी इरेगुलरिटी की वजह से, मुख्य रूप से एनिमल प्रोटीन के सेवन की वजह से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा में वृद्धि होने लगती है, जो कि प्रोटीन के पाचन का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इस वेस्ट की अधिकता हमारे जॉइंट्स में समस्या पैदा करती है, क्योंकि दो हड्डियों के बीच पाई जाने वाली साइनोवियल फ्लूइड जो कि एक लुब्रिकेंट का काम करता है, उसके अंदर ब्लड सेल के माध्यम से पहुंचकर ये वेस्ट्स उस लुब्रिकेंट को दूषित कर देते हैं। यही दोष हमारे मूवमेंट को जटिल बना देता है, जिससे हड्डियों के सिरों पे पाया जाने वाला कार्टिलेज दबाव महसूस करता है और दर्द करता है। जैसा कि हमने पहले बताया,
उस उम्र में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। इस वजह से यह पीड़ा सदैव एक जैसी नहीं होती, बढ़ती घटती रहती है। लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कोई पेन किलर लिया और भूल गए। पर लंबे समय तक इसे एब्जॉर्ब करना एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि यदि जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है और इसी तरह वेस्ट की अधिकता होती गई है तो आपको चलना फिरना मुश्किल हो सकता है। यदि जीवन में योग को स्थान दिया जाए, नियमित दिनचर्या में योगाभ्यास का क्रम बनाया जाए तो यह समस्या आपसे दूर हो सकती है और भविष्य में भी ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है। आर्थराइटिस के अन्य प्रकार एवं उसके यौगिक उपचार के विषय में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज हम केवल गाउट के यौगिक समाधान की बात करेंगे। ध्यान रहे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों के लिए यह अभ्यास उपयोगी नहीं भी हो सकता है। गाउट की समस्या से ग्रस्त किशोरों और युवकों के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने दिनचर्या में गुणात्मक सुधार करें तथा योगाभ्यास के क्रम में हल्के आसनों, मुख्य रूप से संधि संचालन के अभ्यास, मार्जारी आसन, शशांक भुजंग आसन आदि से शुरुआत करें। धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन के अभ्यास के बाद प्रज्ञा योग व्यायाम या सूर्य नमस्कार के अभ्यास करना शुरू करें। इससे शरीर में से यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी और मूवमेंट सरल हो जाएगा। इसके बाद प्राणायाम का क्रम अपनाएं। इसमें भस्त्रिका और नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे उपयोगी हैं। इससे शरीर में दूषित प्राण बाहर निकलते हैं तथा प्राणिक अवरोध दूर होकर संपूर्ण शरीर में प्राण का प्रवाह बेहतर होता है। आसन प्राणायाम के साथ ध्यान का अभ्यास, मुख्य रूप से सविता ध्यान, अत्यंत उपयोगी है। सविता ध्यान प्रातः काल उगते हुए सूर्य का थोड़ी देर स्मरण एवं उसकी ऊर्जा को आत्मसात करने की अनुभूति विशेष फलदायी है। अन्य जॉइंट्स प्रॉब्लम के विषय में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। हठियों के ग्रंथों में 2 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन हमें मिलता है, एक प्राणायामिक मुद्रा और दूसरी अप्राणायामिक मुद्रा। प्राणायामिक मुद्रा यानी कि प्राणायाम के साथ जिन मुद्राओं को किया जाता है, अप्राणायामिक मुद्रा प्राणायाम के बगैर जिन मुद्राओं को किया जाता है। ऐसे ही एक अप्राणायामिक मुद्रा के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, जिसका नाम है शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में हम अपने दोनों नेत्रों के द्वारा दोनों आईब्रो के बीच भ्रिकुटी वाले स्थान में एकाग्रता को बनाते हैं। शांभवी मुद्रा का सीधा प्रभाव हमारे नेत्रों पे पड़ता है तो यहाँ के स्नायु बलिष्ठ होते हैं और इधर का तनाव दूर होता है। इसी के साथ साथ कुछ सावधानी भी हमें इस क्रिया में रखनी पड़ती हैं। यदि आपको मोतियाबिंद हो, आपने आँखों का ऑपरेशन कराया हो या फिर लेंस चेंज कराए हो तो आप इस क्रिया को न करें। 5 से 10 बार इस आवृत्ति को आप धीरे धीरे अभ्यास क्रम से बढ़ाएं और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करें। आइए अब हम आपको बताते हैं शांभवी मुद्रा का अभ्यास आप किस प्रकार से करेंगे। शांभवी मुद्रा के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, पद्मासन, सिद्धासन या स्वस्तिकासन। तो आइए प्रारंभ करते हैं शांभवी मुद्रा का अभ्यास। शारीरिक स्थिति लें, कोई भी ध्यानात्मक आसन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। इसमें हमारी श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रूप से सहज रूप से चलती रहती है। आँखों की स्थिति हमारी इसमें चेंज होती है और हम आँखों की दृष्टि से हम भ्रिकुटी पे एकाग्रता को बनाते हैं और उसी बिंदु पर स्थिर रहने का प्रयास करते हैं। क्षमता अनुसार स्थिर रह के यदि आपको आँखों में तनाव खिंचाव लगे तो सहज रूप से आप आँखों को बंद करके शांत बैठ जाएंगे और जब संवेदना, तनाव की संवेदना, खिंचाव की संवेदना कम हो जाए पुनः इसका अभ्यास करेंगे।
3 से 5 बार तक इस क्रिया का अभ्यास करने के पश्चात शांतिपूर्वक आंखें बंद करके शांत बैठे रहेंगे। धीरे धीरे इस क्रिया के निरंतर अभ्यास से आप लंबे समय तक स्थिर रह पाने में सक्षम हो सकते हैं। शांभवी मुद्रा को करने के पश्चात आप धीरे से दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी बंद आंखों पे लगाएंगे। आंखों को सहज रूप से हथेलियों के भीतर ही खोलते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं और पुनः वापस आएंगे सहज स्थिति में, तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए।